Hello everyone. Welcome to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. आज हम सोशियोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का एक ऐसे थिंकर की जर्नी शुरू करने जा रहे हैं जिन्होंने ना दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। एक सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि why do almost every society have family, marriage, myth, symbol and rituals? चाहे वो इंडिया हो, अफ्रीका हो, यूरोप हो या फिर कोई कोई आइलैंड हो, ऐसा अनइनवेट आइलैंड, क्या ये सिर्फ कोइंसिडेंस है? क्लाउड लेवी स्ट्रॉस कहते हैं नहीं, इसके पीछे कुछ हिडन पैटर्न्स हैं। और मैं आज के लेक्चर में एक लाइन याद रखना, आज के लेक्चर से मैं आपको बताऊंगी कि लोग अलग हो सकते हैं, कल्चर अलग हो सकते हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड कुछ बेसिक स्ट्रक्चर में काम करता है। यही आइडिया बाद में स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी बनेगा। लेकिन उससे पहले हम समझते हैं कि हु वाज क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, ये कौन थे। इनकी लाइफ के बारे में समझे तो इनका जन्म हुआ था 28 नवंबर 1908 बेल्जियम में हुआ था। ठीक है, ये और डेथ हुआ था इनका 30 अक्टूबर 2009 में फ्रांस में। इन एक ये ना एक इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक फैमिली में जन्म लिए थे। इनके फादर जो थे ना पेंटर थे। बचपन से ही उनका एक्सपोजर आर्ट, म्यूजिक और इंटेलेक्चुअल डिस्कशन से था। अब आप बताओ कि आपने नोटिस किया है कई बार ना बचपन का एनवायरनमेंट फ्यूचर करियर को इन्फ्लुएंस करता है। अगर कोई बचपन जो है ना बच्चा बचपन से लाइब्रेरी में मतलब जाता है, पला बढ़ा हो, तो किताबों से उनको अलग सा एक प्यार हो जाता है। अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स के एनवायरनमेंट में पला बढ़ा हो तो वो स्पोर्ट्स की तरफ ना उनका अलग से एक झुकाव हो जाता है। ठीक है, लेवी स्ट्रॉस के साथ भी कुछ ऐसा था। इनका ना एजुकेशन की अगर बात करें तो इनिशियली उन्होंने ना लॉ पढ़ा, लेकिन जल्द ही उनका इंटरेस्ट शिफ्ट हो गया फिलोसफी की तरफ। उन्होंने पेरिस यूनिवर्सिटी में फिलोसफी स्टडी की। यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि उनका ना ड्रीम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बनना नहीं था। इनिशियली वो फिलोसफर बनना चाहते थे, लेकिन लाइफ ने उनको एक डिफरेंट डायरेक्शन में मतलब ले चले गए। अगर हम इनके लाइफ लेसन की बात करें तो कभी कभी ना करियर स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। जैसे यूपीएससी एस्पिरेंट सबसे ज्यादा समझेंगे इस चीज को कि कई लोग ना इंजीनियरिंग से सोशियोलॉजी में आते हैं, कुछ मेडिसिन से सिविल सर्विसेज में आते हैं। तो लाइफ का जो रूट है ना कभी भी डेस्टिनेशन से ज्यादा इंटरेस्टिंग जर्नी में होता है, डेस्टिनेशन पहुंचने से, क्योंकि आपको नहीं पता कि कब किस मोड़ पे आपको क्या करने का मन करेगा। तो टर्निंग पॉइंट जो है ना इनका आया था ब्राजील वाली जर्नी में 1931-35 के टाइम पे। अब आता है उनकी लाइफ का सबसे बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट। 1930 में ना उन्हें ब्राजील जाने का मौका मिला यूनिवर्सिटी मिशन के पार्ट के रूप में। क्वेश्चन आता है कि अगर वो ब्राजील नहीं जाते तो शायद वो स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी कभी डेवलप ही नहीं होती, ना ही कर पाते। ब्राजील में उन्होंने ट्राइबल सोसाइटी को क्लोजली ऑब्जर्व किया, पर्टिकुलरली बोरोरा बोरोरो करके ट्राइब थे और नामबिकवारा करके एक ट्राइब थे, और दूसरे इंडिजिनस ग्रुप को भी उन्होंने वहां पे स्टडी किया। यहीं से ना उनकी फैसिनेशन शुरू हुई ह्यूमन कल्चर को डीपली अंडरस्टैंड करने की। इनके फील्ड वर्क के एक्सपीरियंस के बारे में अगर हम बात करें तो आज ना हम गूगल से इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं, चैट जीपीटी से ले लेते हैं, लेकिन 1930 में ना सिचुएशन अलग थी। कोई इंटरनेट नहीं था, कोई यूट्यूब, कोई विकिपीडिया नहीं था। लेवी स्ट्रॉस को ना जंगल में जाना पड़ा, रिमोट कम्युनिटीज के साथ रहना पड़ा और उनकी लैंग्वेज और कस्टम को समझना पड़ा। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आप किसी नए स्टेट में चले जाओ, मान लीजिए कि अ, आप हो महाराष्ट्र के और आप केरला चले गए, है ना? तो पहले क्या नोटिस करोगे? लैंग्वेज डिफरेंस, फूड डिफरेंस, फेस्टिवल डिफरेंस, है ना? लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि सब लोग फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं, सब रिलेशनशिप बनाते हैं और सब सिंबल्स यूज करते हैं। लेवी स्ट्रॉस ने इसी सिमिलैरिटी को नोटिस किया। अब वर्ल्ड वॉर टू का फेज आया। यहाँ पे क्या होता है कि 1940 में वर्ल्ड वॉर टू शुरू हुआ। यूरोप का इंटेलेक्चुअल एनवायरनमेंट डिस्टर्ब हो गया। लेवी स्ट्रॉस अमेरिका चले गए। वहां उन्होंने टीचिंग और रिसर्च कंटिन्यू की। इसी पीरियड में उनका कांटेक्ट हुआ लिंग्विस्टिक्स, पर्टिकुलरली फर्डिनेंड डी ससूरे करके थे। आई एम सो सॉरी फॉर माई प्रोनाउंसिएशन, लेट्स कॉल इट फर्डिनेंड, इतना ही नाम रखते हैं इनका। और यही इन्फ्लुएंस
यही से जो है ना इन्फ्लुएंस बाद में स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडेशन बन गया। अब बात करते हैं बर्थ ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म कि कैसे शुरू हुआ। एक ना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लेवी स्ट्रॉस लगा को क्या लगा। उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कल्चर बाहर से डिफरेंट दिखता है लेकिन अंदर से ना ऑलमोस्ट सब सेम ही होते हैं। एग्जाम्पल, लैंग्वेज डिफरेंट हो सकता है, हिंदी, इंग्लिश। हम हिंदी में दिन को दिन कहते हैं, इंग्लिश में हम उसको डे कहते हैं, फ्रेंच में कुछ और कहते हैं। वर्ड डिफरेंट है लेकिन कॉन्सेप्ट सेम है। इसी तरीके से कल्चर डिफरेंट है लेकिन ह्यूमन माइंड का ना स्ट्रक्चर सिमिलर है। यही स्ट्रक्चरलिज्म का फाउंडेशन बना। सबसे पहला इसका मेजर वर्क था एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, 1949 में पब्लिश हुआ। इस बुक में ना उन्होंने मैरिज और किनशिप को स्टडी किया। क्वेश्चन पूछा कि व्हाई डू मैरिज रूल्स एग्जिस्ट, व्हाई डू सोसाइटी क्रिएट किनशिप सिस्टम। ये सारे सवाल उन्होंने पूछा और उनका जवाब दिया कि रैंडम नहीं है, इनके पीछे ना हिडन स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल जैसे कि हर सोसाइटी किसी ना किसी फॉर्म में मैरिज को रेगुलेट करती है। रूल्स डिफरेंट हो सकते हैं लेकिन रूल्स हर जगह मिलते हैं। यही हिडन पैटर्न उन्हें जो है इंटरेस्टिंग बनाया। राइज ऑफ ग्लोबल थिंकर, इनकी बात करते हैं तो उन्होंने 1950 और 1960 में लेवी स्ट्रॉस दुनिया के सबसे इन्फ्लुएंशियल एंथ्रोपोलॉजिस्ट में से शामिल हो गए। उन्होंने लिखी कुछ लेजेंडरी बुक जैसे सैवेज माइंड, ठीक है, टोटमिज्म, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड मिथोजिक, ऐसा कुछ बुक था उनका, ठीक है। और ये बुक एंथ्रोपोलॉजी का परमानेंटली ने एंथ्रोपोलॉजी को चेंज कर दिया। अब आता है कि व्हाई वाज द सैवेज माइंड इम्पोर्टेंट, ये क्यों इम्पोर्टेंट था। उस टाइम पे ना वेस्टर्न स्कॉलर अक्सर ट्राइबल सोसाइटी को इन्फीरियर समझते थे। लेवी स्ट्रॉस ने चैलेंज किया कि उन्होंने कहा कि प्रिमिटिव पीपल इरेशनल नहीं है, उनकी ना थिंकिंग इन्फीरियर नहीं है। उन्होंने कहा कि ह्यूमन थॉट हर जगह लॉजिकल है, बस ना एक्सप्रेशन अलग अलग है, तो तुम उसको ना इन्फीरियर मत बुलाओ, ऐसा वो बोले। फिर वो प्रोफेसर बन गए पेरिस में जाके। क्लाउड लेवी स्ट्रॉस का जो है देहांत हो गया 30 अक्टूबर 2009 में। 100 साल की उम्र में उनका डेथ हुआ। और लेकिन उनके आइडियाज आज भी जिंदा है। अब ये आता है कि क्यों आज भी ये जो है इनकी स्टडीज इतना मैटर करता है। आज की दुनिया में ना ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल डाइवर्सिटी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स, मल्टी कल्चर सोसाइटी होता जा रहा है और इन सब को समझने के लिए ना लेवी स्ट्रॉस बहुत यूजफुल है। उन्होंने हमें सिखाया कि डिफरेंसेस के पीछे सिमिलैरिटी को देखो। इंडियन वेडिंग, जापानीज वेडिंग, अफ्रीकन वेडिंग सब है लेकिन उसकी सिमिलैरिटीज को देखो। रिचुअल्स अलग हो सकते हैं, ड्रेस कोड अलग हो सकता है, लैंग्वेज अलग से हो सकता है, पर सबके पीछे एक सिमिलैरिटी जरूर होगा। ये चीजें समझाई। अब हम इसको क्विक रिवीजन करते हैं। इनका जन्म हुआ था 28 नवंबर 1908 ब्राजील बेल्जियम में। डेथ हुआ था 30 अक्टूबर 2009 में। फ्रेंच नेशनलिस्ट थे ये। फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने बहुत सारे मिथ को खत्म किया, ठीक है। टर्निंग पॉइंट आया जब ये ब्राजील में फील्ड वर्क के लिए चले गए थे, ठीक है। स्ट्रक्चरलिज्म मेजर कंट्रीब्यूशन है। इसकी फेमस बुक थी एलिमेंट्री स्ट्रक्चर ऑफ किनशिप, सैवेज माइंड, टोटमिज्म इन टुडे, स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी, ये सारी इनकी कंट्रीब्यूशन थी। मेन आइडिया था कि ह्यूमन कल्चर डिफर ऑन द सरफेस बट शेयर डीप अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। तो अगर मालिनोवस्की ने हमें सिखाया कि लिव विद पीपल टू अंडरस्टैंड कल्चर, तो लेवी स्ट्रॉस ने हमें सिखाया कि लुक बीनीथ कल्चर टू डिस्कवर हिडन मीनिंग, कि कल्चर के पीछे का मतलब देखो, फिर तुम्हें समझ आएगी सिमिलैरिटी और पैटर्न। सो हम इसको एंड करते विद अ कोट कि द एम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज नॉट टू जज बट टू अंडरस्टैंड। और इसी अंडरस्टैंडिंग की जर्नी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में क्लाउड लेवी स्ट्रॉस के सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चरलिज्म को डिटेल में समझेंगे। थैंक यू एवरीवन। See you in lecture 2 of structuralism by Claude Levi-Strauss. If you like this lecture, do subscribe to the channel. It will be very helpful. Thank you. Thank you so much.